एकल प्रणाम, जय श्री राम। मैं आचार्य अपर्णा तिवारी एक बार पुनः आप सबके अपने यूट्यूब चैनल गणिसा एकल विद्यालय में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे और अपने जीवन को सफल बना रहे होंगे। मैंने पिछले कई वीडियो में आप सबसे आचार्य पुस्तिका के बारे में बातचीत की है और काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी हैं। अगर आप सबको मेरे पिछले वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। काफ़ी टाइम हुआ मैंने आचार्य पुस्तिका पर कोई वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं आप सबकी भलाई के लिए चाहती हूँ, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं रहता है या कि पुस्तक को पढ़ सके, या बहुत लोगों को किताबें पढ़ना नहीं पसंद होता। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे हम यूट्यूब पे पढ़ा के डाल दें, आप लोग आसानी से इस वीडियो को टॉपिक वाइज जब इच्छा हो तब देख सके, जान सके। इसलिए मैंने आप सबके बीच में आचार्य पुस्तिका को पढ़ाने का सोचा था, लेकिन आप सबके ऐसे रवैये को देख के मुझे बहुत कष्ट हुआ। लेकिन मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं संपूर्ण आचार्य पुस्तिका को पढ़ाऊंगी, और जो कि मैं अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एक बार पुनः आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ। आइए हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रशिक्षण वर्ग की तैयारी कैसे करें। इससे पहले हम आपको बहुत ढेर सारी क्लासेस पढ़ा चुके हैं, जिसमें आचार्य अपना विकास कैसे कर सके, कैसे विद्यालय को लगाते हैं, इत्यादि तमाम जानकारियाँ दी हैं। आज जो आप सबको हम बताने जा रहे हैं वह प्रशिक्षण वर्ग की तैयारी कैसे होती है। जब एक आचार्य या एकल का कोई भी सदस्य प्रशिक्षण लेने के लिए जाता है तो उसे किस किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, उसे किस चीज़ की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रशिक्षण हमारे घर पे नहीं, हमें अपना घर छोड़ के अलग कहीं जाना पड़ता है, जहाँ पर स्थान हमारे उच्च वरिष्ठों के द्वारा निर्धारित होती है। हमें उस स्थान पर जा कर के रहना होता है जितने दिन हमारा प्रशिक्षण चलता है। तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, और उस तैयारी में हमें अपने बैग में क्या क्या सामान रखना चाहिए जो हमारे आने वाले समय में काम आएंगे। इन्हीं सारी बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग में ले जाने वाली सामग्री में सर्वप्रथम बात आती है, क्योंकि इंसान एक दो टाइम भूखा रह सकता है लेकिन बिना कपड़े के नहीं रह सकता। तो इसलिए सर्वप्रथम सबसे प्रमुख है अपने व्यक्तिगत कपड़े व्यक्ति को ले जाना होगा। फिर इसके बाद दूसरा स्थान आता है भोजन। अपने मौलिक आवश्यकताओं में भी रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि मकान वहाँ पे आपको प्रशिक्षण जो आपको प्रशिक्षण देंगे उनके द्वारा दिया जाएगा, अर्थात वो स्थान जहाँ पर आपका प्रशिक्षण होगा। बाकी दो चीज़ें, भोजन और कपड़ा, आप स्वयं उसकी व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा पात्र जिसमें आप भोजन करने वाले हैं, और कपड़े भी आपके कैसे होने चाहिए, मौसम अनुकूल होने चाहिए। ठंडी में ठंडी ठंडी वाले कपड़े और गर्मी में गर्मी वाले कपड़े होने चाहिए। इसके अलावा यदि मौसम सर्दियों का है तो आपके पास उसके अनुकूल ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, तौलिया, कापी, पेन, टार्च, डायरी एवं नित्य उपयोग में आने वाली सामग्री एवं पुस्तकें आदि चीज़ों का होना आवश्यक है। इसके अलावा आपको आपके वरिष्ठों के द्वारा जो भी सूचना या निर्देश दिया गया है, उन सारी चीज़ों को लेकर आपको वहाँ पे उपस्थित होना होता है। इसके अलावा बच्चों का प्रगति विवरण, गांव में चलने वाले अन्य प्रकल्पों का विवरण साथ ले जाना चाहिए। वर्ग में समय पर पहुंचना चाहिए तथा पूरे समय वहाँ रहने की मानसिकता होनी चाहिए। सबसे प्रमुख जो चीज़ है हमारा किसी भी काम में, अगर हम ऐसे कहें कि जैसे अभी मैंने बताया प्रशिक्षण के लिए आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, मैंने कहा कपड़ा, मैंने कहा भोजन, है ना। इससे भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है आपका मन, अर्थात आप संपूर्ण व्यवस्था के साथ जा रहे हैं, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, किंतु उस कार्य को यदि आप मन से नहीं कर रहे हो तो वो वहाँ पर आपका जाना, वहाँ पर बैठना, आपका समय देना सब कुछ बेकार है। इसलिए वहाँ पर जाने से पहले अपने मन में एक ऐसी मानसिकता बना के रखना चाहिए कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम को मन से, लगन से जाएंगे, सीखेंगे और करेंगे। इसके अलावा लंबी अवधि के वर्गों में जाते समय विद्यालय चलाने की जिम्मेदारी ग्राम समिति की सहायता से किसी अन्य को सौंपनी चाहिए, ताकि विद्यालय को बंद न करना पड़े। देखिए, प्रशिक्षण मैंने कहा ये अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों हो सकते हैं। अगर आपका प्रशिक्षण ज़्यादा समय तक चलने वाला है तो आप अपने ग्राम प्रमुख या जो आपने ग्राम समिति बना रखी है उनकी सहायता से अपने विद्यालय की जिम्मेदारी आपको किसी योग्य इंसान को देकर जाना होगा, ताकि आपकी अनुपस्थिति में वह व्यक्ति आपके विद्यालय का संचालन कर सके, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो। ये तो हुआ प्रशिक्षण वर्ग के जाने से पहले की तैयारी। अब हम बात करते हैं बाल शिक्षा की विधि का सार क्या होता है, एक बच्चे को शिक्षा कैसे देते हैं, इस बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा होगा वो वातावरण होगा, दूसरी हमारी जो पॉइंट होगी वो क्रमिक शिक्षा होगा, और तीसरा जो होगा वो समग्र शिक्षा होगा। इन सभी पॉइंटों के बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम कुछ चीज़ें अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, और कुछ चीज़ों को मैं आप सबके बीच में बोलने जा रही हूँ। जैसे कि वातावरण के बारे में मैं आप सबको बताऊं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उस वातावरण में स्नेह होना चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्नेह, क्योंकि आजकल मानव को छोड़िए, है ना, एक जानवर भी समझता है प्यार की भाषा। यदि आप एक जानवर को प्यार से नहीं, मतलब प्यार से उसे नहीं उठाएंगे या उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे तो वो जानवर आपके पास आना नहीं पसंद करेगा। वो जानवर भी आपके
भाव को समझ रहा है कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो या बुरा व्यवहार कर रहे हो। इसलिए वातावरण में सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चों और आचार्य के प्रति स्नेह होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को समझने वाले होने चाहिए और आचार्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए जब तक बच्चा आपके विद्यालय में है, और उसे बहुत प्यार से उसके साथ रहना चाहिए और उसे पढ़ाना चाहिए। दूसरा हमारा है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। शिक्षा के समय बीच-बीच में उसे अपने ढंग से कार्य करने तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति अर्थात बच्चे को बीच-बीच में समय देना चाहिए ताकि वो अपने मन से भी कुछ कार्यों को कर सके। बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम आके जेल में बैठ गए, यहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बच्चों को इतना छूट होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को बोल सके और कर सके। उनके मन में यदि कोई बात आ रहा है तो बच्चे बेझिझक आचार्य से बोल सके। इतनी बच्चों के अंदर स्वतंत्र अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसके बाद आनंद, तीसरा पॉइंट आता है हमारा आनंद। यदि हम छोटे हो या बड़े हो, कोई भी, यदि आपको किसी भी कार्य में आनंद नहीं आएगा, तो वह कार्य आप पूर्ण मन से नहीं कर पाओगे, आपका मन ही उसमें नहीं लगेगा और वह कार्य अच्छे ढंग से नहीं होगा। इसलिए कोई भी कार्य हो, उसमें आनंद लेकर करना चाहिए और उसमें खुश रहना चाहिए। तो हमारी तीसरी पॉइंट जो वातावरण के अंतर्गत आती है, वह है विद्यालय का वातावरण और कार्य आनंदमय होना चाहिए। आनंदमय बनाने के लिए रोचक ढंग से विषय को पढ़ाना चाहिए। शिक्षा के हर काम को सही विधि से करने की आवश्यकता होती है और हम अपने विद्यालय को आनंदमय कैसे बना सकते हैं, यह एक आचार्य की प्रॉब्लम होती है। एक आचार्य बच्चों को कैसे पढ़ाता है, खेल के माध्यम से पढ़ाता है, कहानी के माध्यम से पढ़ाता है, किस प्रकार बच्चों को समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें आचार्य को ध्यान में रखना होगा ताकि बच्चे खुश होकर के विद्यालय में आएँ और पढ़ाई करें। इसके बाद अगली पॉइंट हमारी होगी सुंदरता। बालकों के मन में सौंदर्य की पहचान व आग्रह हो, इसलिए इसके लिए विद्यालय के वातावरण को सुंदर बनाना चाहिए। बालकों के मन में सौंदर्य की पहचान हो, एक बालक अच्छे बुरे की पहचान कर सके, कौन सा व्यक्ति कौन-सा अच्छा है, कौन-सा अच्छा नहीं है, कहाँ पे साफ-सफाई है, कहाँ पे गंदगी है, इत्यादि इन सारी बातों को बच्चा समझ सके। इसके लिए विद्यालय में साफ-सफाई होनी चाहिए। क्रियाशीलता, अगला पॉइंट हमारा है क्रियाशीलता। बच्चे की शिक्षा ऐसे कार्यों के माध्यम से हो जिनसे उसके हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, बुद्धि आदि को क्रियाशील होने का अवसर प्राप्त हो सके। बच्चे की शिक्षा व कार्य का माध्यम इस प्रकार से होना चाहिए जिससे उस बच्चे के हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, बुद्धि इत्यादि समस्त अंग क्या हो, क्रियाशील हो और उन्हें ऐसे अवसर देना चाहिए जिससे वो अपना विकास कर सके। जिज्ञासा, अगली पॉइंट हमारी है जिज्ञासा। बच्चों के मन में जिज्ञासा, जानने का उत्साह जगाइए। किसी भी बच्चे को यदि आप कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं या आप स्वयं कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए जिज्ञासा बहुत बड़ा रोल निभाएगा। यदि आपको किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको कितना भी धकेला जाए, आप ये करिए, आप वो करिए, लेकिन जब तक आपके मन में स्वयं कोई जिज्ञासा नहीं उठेगी कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, ये करने से मुझे लाभ है या ये करने से हमें हानि है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनाना चाहिए ताकि बच्चे हर एक चीज़ को जानने की, समझने की इच्छा रख सके। अतः लास्ट पॉइंट जो है स्व-अनुशासन। इसका अर्थ है कि बालक अनुशासन में रहे, परंतु वह अनुशासन उनके अपने मन का हो, भय या लोभ का नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है अनुशासन, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। यहाँ तक कि यदि किसी व्यक्ति का जीवन उनका स्वयं का जीवन अनुशासित नहीं है, तो उनका कोई भी कार्य अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। अनुशासन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और अनुशासन भी ऐसा होना चाहिए कि आपके जैसे टीचर के डर से बच्चा कुछ बोल ही ना पाए, टीचर के डर से बच्चे के मन में कोई जिज्ञासा उठ रही है, वो उसे दबा ले रहा है, ये अनुशासन नहीं है। अनुशासन ये आप बच्चों को प्यार से अनुशासित रखिए, बच्चों को समझाइए, अच्छे-बुरे का फ़र्क बताइए कि बच्चे विद्यालय में इधर-उधर घूमना गलत है या विद्यालय को गंदगी पहुँचाना गलत है। इस चीज़ को आप प्यार से भी समझा के बता सकते हो। आप इसे मार के या डरा के, धमका के भी बता सकते हो। ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन वह अनुशासन सही नहीं होगा। यदि आप बच्चों को अनुशासित प्यार से रख रहे हैं, तो वो स्वयं से अनुशासित रहेंगे, उन्हें आपको डाँटना नहीं पड़ेगा, उन्हें आपको धमकाना नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चों को ऐसा समझाएँ, ऐसे प्यार से उनसे बात करें कि बच्चा स्वयं अनुशासित रहे, ना कि उन्हें किसी चीज़ का लोभ देना पड़े और उन्हें अनुशासित रखने के लिए ना कोई लालच देना पड़े और ना ही किसी प्रकार का उन्हें डराने या धमकाने की आवश्यकता हो। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राम।